हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन करो या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को रन करो, आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। हालांकि ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी नेचर अलग होती है, ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अलग होती है। इसी की वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क फेस किया जाता है वो भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने से पहले हमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की नेचर में क्या डिफरेंस है वो समझना जरूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह का रिस्क जो है वो फेस करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो नॉर्मली जो देखो, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोन्स होते हैं। वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या फिर फी बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जनरली ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, यानी कि इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यहाँ पर टेंजिबल फिनिश गुड्स में जो है वो डील करते हैं, जैसे कि होता है ना टेबल चेयर वगैरह, उसमें डील करती हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रॉ मटेरियल क्या है? डिपॉजिट, जो वो पब्लिक से एक्सेप्ट करती है या फिर जो वो बॉर्विंग करती है, और उसकी जो लेबर है यानी कि जो एम्प्लॉयज है। इसका क्या है? टेंजिबल रॉ मटेरियल और लेबर। कॉस्ट कंपोनेंट की बात करें तो मेन कॉस्ट किसकी आती है? फंड्स की, यानी कि जो उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, या फिर लेबर को जो उन्हें यहाँ पर सैलरी वगैरह पे करनी पड़ती है, या फिर इक्विपमेंट पे। इसकी बात करें तो रॉ मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट, फैसिलिटीज। अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो इंटरेस्ट मार्जिन से आता है बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो वो इंटरेस्ट कमाते हैं। इसके अलावा वो फी बेस्ड इनकम भी यहाँ पर कमाते हैं, यानी कि फी बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिनके ऊपर उनको इनकम मिलती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो मेनली यहाँ पर गुड्स को सेल करके पैसा जो है वो कमाती है। अब यहाँ पे समझो हमने ऐसा क्यों किया, मतलब हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों समझा। तो जर्नी देखो, हम जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करने वाले हैं वो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, क्योंकि बैंक एक तरह की क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो बैंक है वो यहाँ पर अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं, रिस्क को मैनेज करने की प्रोसेस क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने शुरू में थोड़ा डिस्कस कर लिया, कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता है, वहां पे तो ऐसा रिस्क है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा सोर्सेस ऑफ रिस्क, यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिस्क कहाँ कहाँ से अराइज हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस है जहां से रिस्क फेस करना पड़ सकता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो पहला जो सोर्स है वो है डिसीजन एंड इनडिसीजन। ये एक फंडामेंटल सोर्स है, यानी कि जब हम राइट टाइम पर कोई भी डिसीजन नहीं लेते या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसकी वजह से जो है वो रिस्क अराइज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बैंक की बात करें तो मान के चलो बैंक ने यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए
और उसने एक डिसीजन लिया कि इस पैसे को मैं यहाँ पर एसएलआर यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी जो डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर मेंटेन करके नहीं रखूंगा। जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया तो आरबीआई की जो नॉर्म्स है उसको उसने वॉयलेट कर दिया, जिसकी वजह से आरबीआई ने उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो लगा दी, जिससे उसका लॉस हुआ। यानी कि बैंक ने एक डिसीजन लिया पर गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से रिस्क जो है वो अराइज हुआ। उसके बाद अगर बैंक यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेता है राइट टाइम पे, जैसे मान के चलो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसके अंदर ना बहुत बूम आया होता है, यानी कि सिक्योरिटीज की प्राइस जो है वो बहुत हाई चले गए थे, बैंक ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इस टाइम पे उसे इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना चाहिए था ताकि वो प्रॉफिट कमाए, पर बैंक ने वहां पे डिसीजन लिया ही नहीं, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ और उसकी वजह से उसको यहाँ पर लॉस हो गया। यानी कि आप यहाँ पर कोई डिसीजन अगर राइट टाइम पर नहीं लेते हो या फिर ले लेते हो पर गलत ले लेते हो तो उसकी वजह से रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस साइकिल्स एंड सीजनैलिटी। ठीक है, अब देखो कुछ बिजनेस जो है ना वो सीजन्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो अपना सीजन में काम करते हैं, साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो 6 या 7 महीने ही काम करते हैं। तो बैंक कई बार क्या करता है, ऐसी कंपनीज को लोन दे देता है जो कि सीजनल नहीं, मतलब कि जिनका सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है और लोन डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ 6 महीने काम करती है और एक है जो साल भर काम करती है, तो बैंक को कहाँ लोन देना चाहिए, बैंक को उस कंपनी को लोन देना चाहिए जो साल भर काम करती है, ताकि उसका पैसा भी मिलता रहे और इंटरेस्ट भी मिलता रहे। पर कई बार बैंक उल्टा कर देती है, वो सीजनल नेचर की इंडस्ट्री को लोन दे देती है, जिससे पैसा नहीं आता और रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एंड फिजिकल चेंजेस। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है कई बार उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैंक को लॉस होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के साथ समझो, तो मान के चलो एक पर्सन है, उसने यहाँ पर बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का, जिसको उसने बोला कि मैं आपको जैसे जैसे अपना प्रोजेक्ट करूंगा मैं आपको पैसा वापस करता रहूंगा। तो मान के चलो ये जो पर्सन है वो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करता है और उसको इंडिया में आके जो है वो सेल करता है। ठीक है, ये इसका बिजनेस है। तो बैंक ने इसको देखकर इसको लोन यहाँ पर दे दिया कि ये इंपोर्ट करेगा, पैसा कमाएगा और मुझे वापस कर देगा। मान के चलो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हुआ, इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, या फिर इसको लॉस हो गया और अल्टीमेटली इसने लोन का, बैंक का लोन का जो पैसा था वो वापस नहीं किया, क्योंकि इसके पास पैसे है ही नहीं वापस करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, लॉस हुआ बैंक का। तो कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी जो है रिस्क अराइज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मार्केट प्रेफरेंस की। तो मार्केट प्रेफरेंस से भी रिस्क अराइज होता है। जैसे देखो समय के साथ कंज्यूमर की जो डिमांड है, प्रेफरेंस है, वो चेंज होती रहती है। जैसे पहले अगर लोगों को स्कूटर अच्छा लगता था, पर समय के साथ स्कूटर की जगह लोग मोटरसाइकिल को पसंद करने लगे। तो अगर मान के चलो हमारी जो बैंक है उसने यहाँ पर एक स्कूटर डीलर को या फिर स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग को लोन दे दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी बैंक का जो पैसा है वो डूब जाएगा, क्योंकि लोग स्कूटर तो खरीदते ही नहीं है, तो उसको इनकम कहाँ से मिलेगी और वो बैंक का पैसा कहाँ से वापस करेगा। तो कई बार गलत डिसीजन इस रिगार्डिंग भी हो जाता है और बैंक को लॉस देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन। कई बार जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो बैंक को कंपल्सरी कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन वगैरह देना है, डीलिंग करनी है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि हमारे जो वीकर सेक्शंस होते हैं या फिर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वहां पर लोन जो है वो कंपलसरी बैंकों को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इन सेक्टर के अंदर बैंकों का जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दो वीकर सेक्शन की, वीकर सेक्शन क्या है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो अगर बैंक यहाँ पे लोन देता है तो इसका चांसेस है कि इसका पैसा जो है वो डूब जाएगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होता है कि बैंक इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से भी बैंक का जो है वो लॉस होता है पॉलिटिकल कंपल्शन के वजह से भी। नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से भी होता है। देखो जब कंपटीशन इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर बहुत सारी बैंकें आती है तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग बैंकों से जो है सर्विसेज लेने लग जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, पहले मान के चलो एक बैंक थी और एक एरिया के अंदर 1 लाख लोग थे, तो इनका अकाउंट इस बैंक के अंदर था, सारा प्रॉफिट इससे मिलता था। पर इसमें क्या आ गया, 5 बैंकें आ गई, A B C D 5 बैंकें आ गई। अब प्रॉफिट 5 हिस्सों में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, और ज्यादा रिस्क से आपको पता ही है क्या होता है, ज्यादा लॉस भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने भी देखो, टेक्नोलॉजी जो है वो सोल्यूशन भी है और रिस्क भी है।
मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो उससे आप अपना जो लॉस है उसको कम भी कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट भी कमा सकते हो। और उल्टा अगर पड़ गया तो आपको उस टेक्नोलॉजी की वज़ह से लॉस भी काफ़ी हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ट्रेज़री ऑपरेशन हो गया, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रेज़री ऑपरेशन को कर रहे हो। तो अगर तो सारा काम सही तरीके से हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपकी मैन पावर बच रही है और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पर अगर बाई चांस आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया और जो वैल्यूज है वो इनएक्यूरेट हो गई, जैसे कि अगर डेट्स है, आपने 1 जनवरी को एंट्री की थी, वो आ रहा है यहाँ पर 10 जनवरी को, या फिर अमाउंट्स का डिफरेंस आ गया, आपने भरा था 1 लाख, वो शो हो रहा है 1 करोड़ रुपए, तो इसकी वजह से जो लॉस होगा वो भी ज्यादा होगा बैंक को। तो टेक्नोलॉजी जो है वो सोल्यूशन भी है और कॉज ऑफ रिस्क भी है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, देखो अगर बैंक को लैंडिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है, लोन वगैरह देना है, तो वो जरूरी है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस पर्सन को वो लोन दे रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पर जब बैंकों के पास एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो वो कोई ना कोई गलत डिसीजन ले जाते हैं, जैसे कि ऐसे पर्सन को लोन दे देते हैं जो लोन वैसा वापस कर ही नहीं सकता है, इसकी वजह से बैंक को लॉस हो जाता है। तो ये मेन रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू ड्राइवर ऑफ रिस्क। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो ये सोर्सेस है जहां से रिस्क अराइज हो सकता है। पर अगर हम ट्रू वे में बात करें, यानी कि एक्चुअल में किस वजह से रिस्क अराइज होता है बैंकों को, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे सोर्सेस वही है, पर मेन रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है जिसकी वजह से रिस्क यहाँ पर अराइज होता है। तो पहला देखो क्या है, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो उसमें जब चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें चेंज आ गया, मतलब एकदम से रिसेशन आ गया जिसकी वजह से लॉस हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली देखो बैंक ने कंज्यूमर्स को जो कस्टमर है उनको लोन दिया है, रिसेशन आया तो कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है लोन को वापस करने के लिए और वो डिफॉल्ट करेंगे और बैंक का लॉस होगा। नेक्स्ट, मार्केट ट्रेंड कैसा है उसकी वजह से, या फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है उसकी वजह से जो है रिस्क जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसीज इन सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो कई बार बैंक ऐसे सिस्टम को यूज कर रही होती है, ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो कर रही होती है जो इनएफिशिएंट होते हैं। इनएफिशिएंट सिस्टम को यूज करने की वजह से, इनएफिशिएंट प्रोसेस को यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं, डिलेज होते हैं, इनकंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट होती है और अल्टीमेटली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि बैंक को लॉस होता है। नेक्स्ट है एरर्स, ठीक है। अब इसमें हम ह्यूमन एरर की बात करें, देखो कई बार क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कोई ना कोई गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा बैंक को भुगतना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलो, हाँ, अगर हम अनइंटेंशनली बात करें तो एक यहाँ पर जो हमारा कैशियर है उसने एक गलत एंट्री गलती से कर दी, मतलब 1 लाख की जगह पर एक जीरो बढ़ गया और 10 लाख एंट्री हो गई, मतलब जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गई। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, बैंक को लॉस होगा। या फिर इंटेंशनली भी कई बार होता है, कई बार बंदा जानबूझ कर ही गलत अमाउंट डालता है ताकि वो फ्रॉड कर सके। नेक्स्ट क्या है, अनसूटेबल टेक्नोलॉजी सपोर्ट। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो हम गलत यूज करें, क्योंकि अगर आपने मान के चलो पुरानी टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो जो आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसकी वजह से कई खतरे पैदा होते हैं। जैसे कि साइबर अटैक का खतरा हो सकता है, आपकी बैंक पे साइबर अटैक हो जाए, सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है, जिससे आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म ना कर पाए और जिससे आपका लॉस हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन गैप। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, हमारे जो मैनेजमेंट है उसके एम्प्लॉय के साथ में, अगर कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है तो इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है और इससे गलत इम्पैक्ट जो लॉस है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ लीडरशिप। अगर लीडरशिप अच्छी ना हो, यानी कि जो मैनेजर है वो अगर सही तरीके से काम ना करे, वो अपनी टीम को प्रॉपरली लीड ना कर पाए, उसको उसका काम ना समझा पाए, उसको सपोर्ट ना कर पाए, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करेंगे और बैंक भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल इंसेंटिव। अगर हम यहाँ पर बैंकों को ऐसे इंसेंटिव प्रोवाइड करें जिसकी वजह से बैंक के जो मैनेजर हैं या एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जाए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी रिस्क जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बैंक के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट एक बात करते हैं यहाँ पर रिस्क इंडिकेटर। रिस्क इंडिकेटर क्या होता है, तो सिंपली देखो, रिस्क इंडिकेटर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम रिस्क को मेजर कर पाते हैं, यानी कि लॉस होने के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसको हम यहाँ पर मेजर जो है वो कर पाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर इन फैक्टर्स को हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। अब इसको मेजर करने का क्या बेनिफिट होता है? देखो, जब हम इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से रिस्क अवेलेबल है, कहाँ-कहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, और हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि लॉस होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर दें। ठीक है? हालाँकि हम कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर कम से कम उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं इस फैक्टर का एनालिसिस करके। अब ये इंडिकेटर कौन-कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो इसको मैंने कुछ कैटेगरीज़ में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? गवर्नेंस एंड ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर, गवर्नेंस से रिलेटेड या फिर सुपरविज़न से रिलेटेड, ठीक है? तो पहला जो इंडिकेटर है वो ये है, लैक ऑफ सुपरविज़न। अगर हमने मान के चलो लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे सुपरविजन प्रॉपर्ली नहीं किया है, तो इन एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये एक्टिविटीज गलत तरीके से परफॉर्म की जाएंगी और इसका बैंक को बाद में जाकर लॉस होगा। उसके बाद अगर हमने लैंडिंग और ट्रेजरी पॉलिसीज के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हमने बनाई हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको फॉलो कर पाए, ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। उसके बाद क्या है? लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अगर हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं बनाया, यानी कि जो लैंडिंग एंड ट्रेजरी फंक्शंस है उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव किया जाएगा, उसके साथ कैसे डीलिंग करेगी, अगर उसके रिगार्डिंग हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं डिजाइन किया, या फिर कोई जो एग्जिस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट है वो फेल हो जाता है, तो ये भी हमारा एक इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अगर हमने यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली यहाँ पर सेपरेट नहीं किया हुआ है और उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है, तो ये भी एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्या है? रिटर्न पॉलिसी, लैक ऑफ रिटर्न पॉलिसीज या फिर इंटरनल कंट्रोल, यानी कि जो रिटर्न पॉलिसीज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है ना, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है, जो हमारे मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक इंडिकेटर है। तो इन इंडिकेटर को स्टडी करके आप जान पाओगे कि आपके बैंक को कितना ज्यादा रिस्क जो है वो फेस करना पड़ सकता है, कितना ज्यादा लॉस जो है वो हो सकता है, और आप इन चीजों पे काम भी कर सकते हो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए। नेक्स्ट बात करता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर्स, ठीक है, तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर के अंदर सबसे पहले आ जाती है कि हमारा जो बैंक है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसको जो एक्सपर्ट ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक पर्सन आया, उसने कोई बिजनेस करना है और बैंक ने उसको लोन दे दिया, पर वो पर्सन उस बिजनेस को करने के लिए एक्सपर्ट है नहीं, जो नॉलेज चाहिए पर्सन के पास वो पर्सन के पास है ही नहीं, जिससे उसका बिजनेस फेल हो जाएगा और बैंक को लॉस होगा क्योंकि बैंक का पैसा वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद एक्सेसिव ग्रोथ थ्रू लो क्वालिटी लोन्स, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो तो हुई है, हमने बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड किया, पर जो लोन है ना वो लो क्वालिटी के, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की है, उनके डूबने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है? अनवारंटेड कंसंट्रेशन, यानी कि हमने किसी एक पर्सन को या फिर एक सिंगल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लोन दे दिया है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्या है? वोलेटाइल सोर्सेस ऑफ फंडिंग, यानी कि आप जहां से फंडिंग रेज कर रहे हो वो वॉलेटाइल है, उसमें चेंज आता रहता है, स्टेबल आप सोर्सेस को यूज नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है टू मच एम्फेसिस ऑन अर्निंग्स, आपने अर्निंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है, आपका जो मेन फोकस है वो यही है, किसी तरीके से मुझे अर्निंग जो है यहाँ पर करनी है, उसके लिए चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो सेफ्टी है, जो साउंडनेस है, उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, पर हमें पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेटर। तो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अगर आपने जो क्रेडिट पॉलिसी है वो अच्छे तरीके से नहीं बनाई है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज आपने किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हाई रेट को कमाने के चक्कर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है, साथ ही आपका जो अंडर राइटिंग क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि आप यहाँ पर आसानी से हाई रिस्क लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं की गई है, या फिर की गई है तो बहुत ही गंदी डॉक्यूमेंटेशन की है जिसमें पूरी डिटेल्स आपने इंक्लूड नहीं की है। उसके बाद जो क्रेडिट एनालिसिस है वो भी एडुकेट तरीके से नहीं किया गया है, यदि कि अगर कोई पर्सन लोन लेने आया है तो आपने उसकी पहली जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह है, उसकी जो इनकम है, उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? अगर आपके पास क्रेडिट डाटा को कलेक्ट करने का सिस्टम नहीं अवेलेबल है, यानी कि अगर कोई पर्सन लोन लेने आया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा है उसको भी आप प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो कोलैटरल है और जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस कर दिया है, पर जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको आपने जाने दिया है।
यानी कि हो सकता है कि किसी पर्सन का कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, उसके पास कोलैटरल भी हो, पर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत खराब हो, उसने लोन देके हमेशा उसको डुबाया है। तो इस चक्कर में, इस केस में जो है बैंक को लॉस जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं जिनको अगर आप स्टडी करते हो तो आप आसानी से जान पाओगे कि एक बैंक यहाँ पर कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहा है और उसको फ्यूचर में कितने लॉस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट कोई सिंगल स्टेप नहीं होता है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप जो है वो फॉलो किए जाते हैं, फिर हम रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कर पाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक बैंक यहाँ पर कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से बैंक कौन कौन से रिस्क फेस कर रहा है, उसे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो मेनली एक बैंक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर कौन कौन से रिस्क फेस करेगा, उसको आइडेंटिफाई करके उनको अंडरस्टैंड जो है वो किया जाता है। अब जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो करंट रिस्क होते हैं, यानी कि करंट में बैंक जो जो फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि लैंडिंग, ट्रेजरी, ऑपरेशंस, कंप्लायंस, तो उसके अंदर कौन कौन से रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद बैंक कौन कौन से न्यू बिजनेस इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला है, यानी कि कौन कौन से न्यू फंक्शंस परफॉर्म करने वाला है और उससे कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड जो है वो किया जाता है। अब जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से भी की जाती है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हम देखेंगे कि एक ट्रांजेक्शन से कौन कौन से रिस्क अराइज होते हैं, और ओवरऑल पोर्टफोलियो से, यानी कि ओवरऑल बैंक कौन कौन से रिस्क फेस करेगा, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होती है, ये आपको रेगुलरली बेसिस पे जो है वो करनी पड़ती है, इसीलिए ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पर, रिस्क कैटेगराइजेशन। तो जैसे ही आप पहले स्टेप में रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद आप रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्क की कैटेगरीज बना देते हो। जैसे कि एक बैंक यहाँ पर कौन कौन से रिस्क फेस कर सकता है, देखो क्रेडिट रिस्क फेस कर सकता है, ऑपरेशनल रिस्क फेस कर सकता है, मार्केट रिस्क फेस कर सकता है, या फिर कंप्लायंस रिस्क जो है वो फेस कर सकता है। तो इस स्टेप के अंदर जो भी रिस्क है उसको हम उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे, ताकि हम उसके ऊपर अलग-अलग से निगरानी रख सकें, मॉनिटरिंग कर सकें। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिस्क असेसमेंट। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी रिस्क है, ठीक है, उसके अगले 12 महीनों में क्या डायरेक्शन रहेगी, उसको हम असेस करते हैं। यानी कि अगले 12 महीनों में जो रिस्क है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा या फिर स्टेबल रहेगा या फिर डिक्रीज रहेगा, उसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर जो है वो असेस करते हैं, ताकि उसके हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को बना सके और उस रिस्क को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिस्क मॉनिटरिंग। इसके अंदर हम रिस्क को मॉनिटर करते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हम रिस्क को ट्रैक करते हैं कि जब हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो जो रिस्क है उसका जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। अब मॉनिटरिंग करने का पर्पस क्या होता है, तो सिंपली पर्पस ये होता है कि हम जो रिस्क है ना उसको एक लेवल के अंदर मेंटेन करके रख सके, ज्यादा रिस्क इंक्रीज ना हो जिसकी वजह से बैंक को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर हम ये शो करते हैं कि इस समय जो हमारी रिस्क की पोजीशन है वो कैसी है। ठीक है, क्या हमारा जो रिस्क पोजीशन है वो हमारे टॉलरेंस लेवल के अंदर है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, वो हम डिस्कस कर सके और इसकी हेल्प से ही हम अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर रिस्क कंट्रोल। तो रिस्क कंट्रोल के अंदर हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं। रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब है या तो हम रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं या फिर हम उसको कम करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके या फिर उसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके। इसके अंदर हम कुछ क्लियर बाउंड्रीज बनाते हैं कि हम कितना रिस्क जो है वो बियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बैंक यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस तक का रिस्क ले सकता है। तो ये हमने एक बाउंड्री यहाँ पर फिक्स कर दी है। अब ये बाउंड्री क्यों बनाई है, ताकि हम जो रिस्क है ना उसका लेवल इससे इंक्रीज ना होने दे, इसके नीचे नीचे ही रख सके। अब ये जो हमने रिस्क की लेवल डिसाइड किया है, ठीक है, उसे हमें रेगुलरली बेसिस पे रिव्यू करना है और उसको मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है प्रॉपर्ली काम करता रहे। तो यहाँ पर हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है। ये कुछ मेन स्टेप थे जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो उसके अंदर सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ टॉलरेंस लेवल। तो टॉलरेंस लेवल के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक बैंक यहाँ पर कितना मैक्सिमम रिस्क जो है वो ले सकता है, उसकी एक अपर लिमिट जो है वो सेट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बैंक यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज तक का रिस्क ले सकता है, लॉस होने का रिस्क ले सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, टॉलरेंस लेवल जो है हुआ। अब ये जो टॉलरेंस लेवल होता है वो हमारी जो ओवरऑल बैंक की रिस्क एपेटाइट होती है या फिर जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें की जाती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो टॉलरेंस लेवल होता है उसका पता लगाया जाता है कि एक बैंक का टॉलरेंस लेवल कितना है, वो कितना रिस्क यहाँ पर ले सकता है। उसके बाद जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस टॉलरेंस लेवल को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज में, प्रोसीजर में शो करते हैं ताकि इन पॉलिसीज के द्वारा हम अपने एम्प्लॉयज को, हमारे जो मैनेजर्स है, सीनियर अथॉरिटी है, उसको बता सके कि हमारा जो रिस्क लेने का जो टॉलरेंस लेवल है वो इतना है। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट है वो हम यहाँ पर जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट जो है वो कमाना है और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट जो एडिशनल कंपोनेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क। यानी कि हमने जो टॉलरेंस लेवल यहाँ पर फिक्स किया है उसे हमें मैनेज करना है, यानी कि रिस्क को उस टॉलरेंस लेवल से हमें इंक्रीज नहीं होने देना है, उससे नीचे नीचे ही रखना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी पड़ेगी जिसके हिसाब से, हेल्प से हम यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे और उसको मॉनिटर करके कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है। साथ के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, यानी कि उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमने बनाई है उसको फॉलो करवाना भी जरूरी है, यानी कि कोशिश करने की जो एम्प्लॉयज है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करे। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशिंग MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है ताकि उसकी हेल्प से आप रिस्क रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कलेक्ट कर सको, उसको एनालाइज कर सको और उसको रिपोर्ट भी कर सको टॉप मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली हो सके। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंटिंग कोर्सेस ऑफ एक्शन एंड व्हेन रिस्क इज एक्सेसिव। तो जब रिस्क ज्यादा हो जाए, यानी कि आपने जो टॉलरेंस लेवल फिक्स किया था अगर रिस्क उससे ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रैटेजी आप बना के रखो कि अगर टॉलरेंस लेवल से रिस्क ज्यादा होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या क्या एक्शन जो है वो आपके द्वारा लिए जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है एक्चुअली में जो है वो खत्म होती है। वैसे जो मैंने आपको 5 स्टेप्स समझाए थे अगर आप वो भी करते तो वो आपने करेक्ट ही होंगे। तो ये कुछ एडिशनल थे जो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेजर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क, यानी कि जो रिस्क हमने पढ़े, ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या मेजर्स हैं, क्या टूल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क आप लोगों को पता ही है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से बैंक को जो लॉस हो सकता है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट की में जो लॉस हो सकता है वो हमारा मार्केट रिस्क जो है वो कहलाता है। मार्केट रिस्क के अंदर हमारे इंटरेस्ट रेट भी आते हैं, एक्सचेंज रेट भी आते हैं और इक्विटी प्राइस में जो चेंजेस आते हैं वो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, गैप। क्या है, गैप। इसकी वजह से मार्केट रिस्क अराइज होता है। अब ये गैप क्या होता है, तो सिंपली देखो, हमारी जो बैंक होती है जब वो ऑपरेट करते हैं तो बैंक की कुछ यहाँ पर एसेट्स होती हैं और कुछ यहाँ पर लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, कुछ एसेट्स होती है, कुछ लाइबिलिटीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक जो भी यहाँ पर डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करता है, ये क्या होती है, एक एक लाइबिलिटी होती है बैंक की। ठीक है। और जो भी वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है बैंक की। क्लियर है आपको। ठीक है। अब ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं इनके भी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि जो लाइबिलिटी है उनकी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया था वो 3 महीने के लिए किया गया था, इसका मेच्योरिटी डेट कितने, 3 महीने की। उसके बाद जो आप लोन प्रोवाइड करते हो या फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका भी एक मेच्योरिटी डेट होता है। तो मान के चलो आपने लोन प्रोवाइड किया, उसका मेच्योरिटी डेट कितना है, यहाँ पर 6 मंथ है। तो ये जो गैप है ना वो तब अराइज होता है जब बैंक की एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो मेच्योरिटी पीरियड है उसके बीच में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने है लाइबिलिटी की मेच्योरिटी, 6 महीने है एसेट की मेच्योरिटी, तो 3 महीने का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर गैप कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे भी कि अगर हमारे बैंक एसेट्स और लाइबिलिटीज की मेच्योरिटी प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा गैप अराइज होता है और बैंक को लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इंटरेस्ट रिस्क जो है वो अराइज
हो जाता है, ठीक है। अब ये जो गैप रिस्क होता है ना, इसको हम मिसमैच और रीप्राइसिंग रिस्क भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपली देखो, जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स होती है, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से उनकी जो वैल्यू होती है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो इसकी वैल्यू में सबसे ज्यादा जो है वो चेंज आएगा, एज कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती है, ठीक है। तो अगर आपकी मान के चलो बैंक की एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस है, तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से इनमें भी जो चेंजेस है वो अलग अलग आएंगे, जिससे जो अमाउंट होगी इनकी मैच्योरिटी की वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे अगर आपने मान के चलो यहाँ पर 30,000 करोड़ की डिपॉजिट एक्सेप्ट की, तो मेच्योरिटी डेट कितने 3 महीने की है, और यहाँ पर आपने जो लोन दिया था वो यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर दिया था, उनकी मेच्योरिटी डेट कितनी है यहाँ पर 6 महीनों की है, ठीक है। तो इनके ऊपर इंपैक्ट जो है वो कम पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का चेंज होने का, पर इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और जब दोनों मेच्योर होंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस ज्यादा हो सकता है कि इसकी वैल्यू कम हो, इसकी सिर्फ 25,000 करोड़ रह गई हो, और इसकी यहाँ पर कितनी 28,000 करोड़ रह गई हो। तो आप देखोगे ना कि जो अमाउंट आया है वो हमारा डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस आया है ना दोनों के अमाउंट में, यानी कि जब दोनों मेच्योर हुए एसेट्स और लायबिलिटीज, और इसके अमाउंट में जो ये डिफरेंस आया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, वो हमारा यहाँ पर यही हमारा गैप रिस्क जो है वो कहलाता है। तो इसकी वजह से बैंकों को लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस का। बेसिस की वजह से भी यहाँ पर रिस्क आ रहा है। बेसिस रिस्क क्या होता है? तो सिंपली देखो, हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, ठीक है, जब फाइनेंशियल मार्केट में उनके प्राइस प्राइस डिसाइड किए जाते हैं या फिर उनकी प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग से यहाँ पर मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना मिलेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बेंचमार्क पे डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि एक मार्केट के अंदर हमारे दो बेंचमार्क हो, एक जैसे मान लो सेंट्रल बैंक का बैंक रेट हो गया, और एक हमारा यहाँ पर क्या होगा, लाइबोर हो गया, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, दो बेंचमार्क रेट है। तो कुछ सिक्योरिटीज की जो प्राइस है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, वो यहाँ पर बैंक रेट के हिसाब से डिसाइड होंगे, और कुछ के यहाँ पर लाइबोर के हिसाब से जो है वो होंगे, ठीक है। जिससे यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज के प्राइजेस है ना, उसके जो प्राइस फिक्स किए जाएंगे उसमें भी चेंज आ जाएगा। अब कैसे होगा, इसको भी एक एग्जांपल से समझो। तो मान के चलो आपने यहाँ पर एक एसेट परचेज की, आपने यहाँ पर बैंक की एक एसेट है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक रेट के हिसाब से डिसाइड होता है, और यहाँ पर एक लाइबिलिटी है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर लाइबोर से डिसाइड होता है। तो मान के चलो बैंक रेट में चेंजेस है, इसकी वजह से एसेट की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। पर जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो लाइबोर के साथ जो है वो लिंक्ड था। हालांकि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से हमारी जो एसेट और लाइबिलिटी है उसके प्राइसेस में भी चेंजेस आया है, नए प्राइसेस बने हैं। पर जो प्राइसेस में चेंज आया वो सेम नहीं आया, किसी में ज्यादा आ गया है, किसी में कम आ गया है। और इसकी वजह से ये जो डिफरेंट बेसिस है ना प्राइस के, इसकी वजह से भी जो है रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर मान के चलो एक यहाँ पर आपकी एसेट है, वो यहाँ पर 1 ईयर फ्लोटिंग रेट के ऊपर 364 टी बिल से डिसाइड होता है, और एक हमारा यहाँ पर 91 डे टी बिल के रेफरेंस रेट से डिसाइड होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे तो दोनों एसेट और लाइबिलिटीज की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी चेंजेस जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बेडेड ऑप्शंस की। एम्बेडेड ऑप्शंस क्या होते हैं? तो जनरली देखो, हमारे जब भी हम कोई यहाँ पर सिक्योरिटी को इशू करते हैं, है ना, या फिर कोई डिपॉजिट वगैरह हम एक्सेप्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो इशूअर्स होते हैं वो एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं बायर को। क्या ऑप्शन? कि वो यहाँ पर मेच्योरिटी से पहले जो सिक्योरिटी है उसको सेल कर सकते हैं। जैसे आपने पुट और कॉल ऑप्शन के बारे में यहाँ पर देखा होगा। तो पुट का मतलब क्या होता है कि राइट टू सेल, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, राइट आप सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेच्योरिटी से पहले ही आप सेल कर सकते हो। जैसे आपको मान के चलो आपने एक सिक्योरिटी परचेज किया, ठीक है, उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो गया 5 साल है, और आपको उसके साथ में एक पुट ऑप्शन मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि 5 साल से पहले आपको सेल करना है, तो आप पुट ऑप्शन का यूज करके इसको 5 साल से पहले भी सेल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, यानी कि आप समय से पहले ही मेच्योर किसी सिक्योरिटी के मेच्योर होने से पहले ही उसको बाय कर सकते हो। तो जब ये एम्बेडेड ऑप्शन दिए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट की चेंज आने की वजह से इसकी वजह से भी लॉस होता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने से जो हमारे बायर्स हैं
वो मैच्योरिटी से पहले ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसकी सेल परचेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बैंक होती है उसको लॉस का सामना जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन। अब नेट इंटरेस्ट पोजीशन क्या होता है, पहले इसका यहाँ पर मतलब समझ लो। तो जनरली देखो हमारी जो बैंक्स होती हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर उन्हें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर उनको मिलता है इंटरेस्ट। अब इन दोनों के इंटरेस्ट में यानी कि जो यहाँ पर वो पे कर रही है और जो वो रिसीव कर रही है बैंक, उसको उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। जैसे अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 4% और लिया जा रहा है 6%, तो 2% क्या है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर एसेट्स है, हमारी यहाँ पर जो एसेट्स है या फिर जो हमारी यहाँ पर लाइबिलिटीज है, उनके ऊपर इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर नेट इंटरेस्ट पोजीशन जो है वो कहलाता है। और अगर इसमें चेंज आता है तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन है उसमें भी वेरिएशन आती है। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया तो नेट इंटरेस्ट पोजीशन में वेरिएशन आता है, जिससे हमारे जो इंटरेस्ट होता है, अर्निंग होती है, वो भी यहाँ पर जो है वो कम हो जाती है। तो जो हमारे नेट इंटरेस्ट पोजीशन होते हैं वो मेनली यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। तो अगर हमारी जो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटी, तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, नेट पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट पोजीशन। जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया, आपको पे करना पड़ा है 4% और आपको मिल रहा है 6%, तो 2% क्या है यहाँ पर पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट पोजीशन। और नेट इंटरेस्ट पोजीशन में जब चेंज आता है तो वो यहाँ पर बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें चेंज ले आता है। जैसे अगर पॉजिटिव एनआईपी होता है तो उससे जो बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यील्ड कर्व की। तो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने की वजह से जो यील्ड होती है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस आते हैं। यानी कि अगर आपको पहले 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, पर इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से आपको सिर्फ अब 8% का यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका क्या होगा, 2% इंटरेस्ट रेट का लॉस हो गया है। तो जब यील्ड में चेंजेस आते हैं तो हमारी जो एसेट्स होती हैं उनको जब हम दोबारा से रीप्राइस करते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैप एनालिसिस की। अब ये गैप एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो हमारी जो एसेट्स है या फिर जो लाइबिलिटीज है, जब उसको हम इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे दोबारा से रीप्राइस करते हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा कहलाता है गैप एनालिसिस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैप एनालिसिस। जब आप ये देखते हो कि इंटरेस्ट रेट की चेंज होने की वजह से हमारी एसेट्स के प्राइस में क्या वैल्यू चेंज आया है और लाइबिलिटीज के प्राइस में क्या चेंज आया है, और दोनों को जब कंपेयर करके डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हो तो वो हमारा गैप एनालिसिस जो है वो कहलाता है। और इस गैप एनालिसिस से हम ये पता लगा पाते हैं कि अगर इंटरेस्ट में चेंज आता है तो उससे बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें कितना जो है चेंज आएगा। तो हमारे जो गैप स्टेटमेंट होते हैं उसको हम यहाँ पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने क्या किया, जैसे 1 महीने 2 महीने उसमें आपका गैप कितना आया है उसको आप अलग अलग से कैलकुलेट जो है वो कर रहे हो। अब जो गैप है उसको आप इनकम इंपैक्ट में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, यानी कि गैप की वजह से आपकी इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ा है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो क्या है, NIN, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इनटू गैप। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि गैप की वजह से इनकम पे क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम रिस्क। कई बार जो हमारी बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर गैप स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने की बजाय सीधा ही नेट इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो उसका हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। बैंक जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट के अलावा जो फी बेस्ड बिजनेस होती है वो भी करती है। यानी कि इस टाइम जो बैंक की जो फी बेस्ड इनकम है, मतलब कि इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम आती है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करके जिसपे बैंक फीस चार्ज करता है, वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। और अगर हमें एक बैंक की टोटल इनकम को जानना है तो हमें फी बे इनकम, फी बेस्ड इनकम और हमारी जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम होती है उनको प्लस करना जरूरी होता है। हमारा जो फी बेस्ड बिजनेस होता है वो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो जाता है तो उससे हमारी जो फी बेस्ड इनकम होती है उसमें भी यहाँ पर जो है वो चेंज आ जाता है। इसीलिए
हमारे जो मैनेजमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो यहाँ पर जो हमारी इंटरेस्ट रेट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फी बेस्ड बिजनेस पे, उसको कंसीडर करते हैं कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन की। अब ये ड्यूरेशन क्या है, तो सिंपली देखो जो मैकले ड्यूरेशन है, मैकले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ये बेसिकली हमें किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रोडक्ट की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कितनी है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो सिंपली देखो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी से हमें ये पता लगता है कि किसी एसेट के इंटरेस्ट में अगर चेंज आता है तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, यानी कि अगर इंटरेस्ट में 1% चेंज आता है तो उस एसेट की जिसपे वो इंटरेस्ट मिल रहा था उसके प्राइस में कितना चेंज आता है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि ड्यूरेशन क्या है, तो सिंपली देखो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने किसी बॉन्ड को यहाँ पर परचेज किया है तो बॉन्ड में आपने टोटल जितना भी इन्वेस्ट किया है, जितने टाइम पीरियड में वो पैसा आपके पास वापस आ जाता है, वो हमारा ड्यूरेशन कहलाता है उस एसेट का। जैसे एग्जांपल के लिए आपने इसमें 50,000 रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और 4 सालों के अंदर, मतलब इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 5 साल है। ठीक है, पर आपको क्या है, 4 साल में ही अपना 50,000 रुपए जो है वो वापस मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट उसमें ऐड करके। तो ये जो 4 साल है, जिस टाइम पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल पैसा आपके पास वापस आ गया, ये इस बॉन्ड की क्या कहलाएगी, ड्यूरेशन कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होती है, तो सिंपली देखो एक बॉन्ड में प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है उसको मेजर करने में मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो काम आता है। यानी कि एक बॉन्ड के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है, यील्ड है, उसमें चेंज आने का क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन से पता लगता है। तो आपको ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यूरेशन से आपको ये पता लगेगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने टाइम में वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आपको ये पता लगेगा कि हमारे जो बॉन्ड का प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट के साथ कितना लिंक्ड है, इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आएगा और उससे हमारे बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज जो है वो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड बैंक इक्विटी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी क्या होता है, तो एक बैंक की जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो हिस्सा बचता है वो हमारा इक्विटी कहलाता है। और इक्विटी जनरली क्या होता है, हमारे जो ऑनर का पैसा होता है, जो शेयर होल्डर का पैसा होता है वो होता है। तो अगर आपको यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी जाननी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंज आने की वजह से हमारी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी में है उसमें क्या चेंज आता है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आपको ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी जो है वो आसानी से पता लग जाएगी, या फिर आप ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी से ये चीज पता लगा सकते हो कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इक्विटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स की ड्यूरेशन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको इंडिविजुअल एसेट की जो ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको प्लस कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो ऑफ एसेट का जो ड्यूरेशन है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो ये जानने में काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से हमारे बैंक की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें कितना चेंज जो है वो आएगा। अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो उसको अगर हम असेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज या फिर इंटरेस्ट आपको मिलने वाले हैं, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी होगी। यानी कि अगर आपने मान के चलो एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और आपको 5 सालों तक यहाँ पर 10-10 हजार रुपए करके मिलने हैं, तो टोटल आपको कितने मिलने हैं, 50,000 रुपए। तो 50,000 की अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो कि 5 साल में जो आपको 50,000 मिलने हैं उसकी आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, उससे आपको उस इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो पता लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जब आप कोई भी बैंक अपनी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उसको जो लॉस होता है वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होता है, जब बैंक के पास शॉर्ट जो फंड्स है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उसके बाद उतना फंड्स अवेलेबल नहीं होता है कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाए, तब लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज होता है। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क को डेवलप करते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है। सबसे पहले कमिटमेंट। कई बार बैंक जो है वो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, यानी कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है
लोन वगैरह देने की जितनी वो कमिट कर दे, जैसे एक बैंक की कैपेसिटी है 50 करोड़ लोन देने की, उसने कहा मैं 100 करोड़ तक यहाँ पे लोन दे दूंगा। अब इस कमिटमेंट की वजह से क्या होगा कि जब टाइम आएगा तो वो लोन का पैसा वापस करने, मतलब कि लोन नहीं दे पाएगा, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, लिक्विडिटी रिस्क अराइज होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो उनके अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एकदम से उसके सामने आ जाते हैं। जैसे बैंक यहाँ पर अंडरराइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ना, तो जो अंडरराइटिंग होती है वो तब अराइज होती है जब शेयर्स जो है वो बिकते नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंपनी के शेयर्स नहीं बिके तो अचानक से बैंक को आप उसको परचेज करना पड़ेगा और फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पर उसके पास वो फंड्स अवेलेबल होते नहीं है, जिससे उसकी कमिटमेंट नहीं पूरी हो पाएगी। साथ के साथ अगर उनकी जो एसेट्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इलिक्विड है। इलिक्विड का मतलब कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया 10 साल 12 साल के लिए, अब उसको आप जल्दी से मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो और उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मार्केट्स। अब जनरली हमारी जो मार्केट्स होती है वो अंडर, जो इंडिया की अगर हम बात करें तो बैंक्स हमारी अंडर डेवलप्ड मार्केट में जो है वो ऑपरेट कर रही है, जहां पर जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक अपनी एसेट्स को जल्दी से सेल नहीं कर पाते, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोचेस टू मेजरिंग एंड मैनेजिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको मेजर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से हम अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। तो पहली जो हमारी अप्रोच है वो है स्टॉक अप्रोच। स्टॉक अप्रोच के अंदर हमारी जो करंट कंपोजिशन होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, उसका हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं और उससे मेजर करते हैं कि हमें फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सिंपली इस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो बैंक की बैलेंस शीट है उसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, उनकी रेशो क्या है, और उसके बेस पर हम यहाँ पर फंडिंग रिक्वायरमेंट को जानते हैं। इस मेथड के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स डाटा और लाइबिलिटीज की डाटा के हेल्प से रेशोज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उन रेशोज से फंडिंग रिक्वायरमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज की हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि स्टॉक अप्रोच के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो पहले जो हमारी रेशो है वो है लिक्विड एसेट ऑफ अ बैंक टू इट्स टोटल एसेट। यानी कि हमें इस यानी कि हमारी जो टोटल एसेट्स है उसकी कंपैरिजन में लिक्विड एसेट कितनी है, वो रेशो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, इस रेशो से हमें पता लगता है कि किसी भी बैंक के पास अपनी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए कितना फंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मान के चलो हमारी बैंक की जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पर 20,000 करोड़ है और जो लिक्विड एसेट है वो कितना है यहाँ पर 10 करोड़ है, 10 और 20 करोड़, 20,000 10 और 20 करोड़। तो ये रेशियो हमारी कितनी हुई 0.5:1, यानी कि अगर 1 रुपए की एसेट है तो 0.5 जो है वो हमारी लिक्विड एसेट होगी। तो लिक्विड एसेट से आप पता लगा पाओगे कि बैंक के पास क्या इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू डिमांड डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इस रेशियो के अंदर हम ये चीज पता लगाते हैं कि बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट्स है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उसके कंपैरिजन में उसके पास कितनी लिक्विड एसेट्स पड़ी हैं, क्योंकि इस लिक्विड एसेट्स की हेल्प से ही उसे यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट वालों का पैसा और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग उन्होंने की है उसको वापस जो है वो करना होता है, ठीक है। तो आपको इस रेशियो से ये पता लग जाता है कि एक बैंक के पास अपनी डिमांड डिपॉजिट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, और जो बोरविंग थी उसकी रीपेमेंट करने के लिए अवेलेबल फंड्स पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं द रेशियो ऑफ नेट लोन्स टू टोटल डिपॉजिट। तो इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि जो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं और उसके कंपैरिजन में उनके नेट लोन्स कितने हैं, यानी कि कितना उनके पास पैसा आया था डिपॉजिट की फॉर्म में और उसका कितना हिस्सा जो है उसने लोन के फॉर्म में लोगों को बांट दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो क्या है, नॉन डिपॉजिट लाइबिलिटी टू टोटल लाइबिलिटीज। इसके अंदर हम क्या पता लगाते हैं कि हमारी बैंक की जो टोटल लाइबिलिटीज है उसके अंदर कितनी लाइबिलिटीज जो है यहाँ पर नॉन डिपॉजिट से क्रिएट हुई है। नॉन डिपॉजिट से मतलब कि बैंक ने लोगों से पैसा डिपॉजिट नहीं लिया बल्कि कहीं और से बोरिंग यहाँ पर कर ली। जैसे एग्जांपल के सेंट्रल बैंक से बोरिंग कर ली, सेंट्रल बैंक से बोरिंग कर ली, तो ये जो बोरिंग है वो है लाइबिलिटी है पर ये डिपॉजिट लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारी नॉन डिपॉजिट लाइबिलिटी है, यानी कि जो कि पब्लिक से डिपॉजिट क्रिएट डिपॉजिट एक्सेप्ट करके क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है वो क्या है, फ्लो अप्रोच। तो फ्लो अप्रोच के अंदर हम बेसिकली एक बैंक के फ्यूचर में कैश फ्लोज कैसे रहने वाले हैं
यानी कि कैश इनफ्लो कितने होंगे, कैश आउटफ्लो कितने होंगे, उसके बेस पर हम फंडिंग रिक्वायरमेंट को जानते हैं। जैसे एग्जांपल भी मान के चलो, यहाँ पर हमारी जो बैंक है उसके फ्यूचर में 50 करोड़ के कैश इनफ्लो होंगे, यानी कि 50 करोड़ रुपए उनके पास आएंगे और 100 करोड़ रुपए के इनके क्या होंगे, कैश आउटफ्लो होंगे। तो ये 50 करोड़ क्या है, ये हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करके आप फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो आरबीआई है उसने यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से हमारी जो बैंक्स है वो बकेट वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकती है हमारी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की। ठीक है, जनरली आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जो बैंक्स है उनका जो गैप है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का वो पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि हमेशा कैश इनफ्लो ज्यादा होने चाहिए कैश आउटफ्लो से। हालांकि अगर किसी केस में नेगेटिव गैप आ भी जाता है तो उसके लिए एक लिमिट यहाँ पर जो है वो आरबीआई ने डिसाइड की है कि बैंक इस लिमिट में ही नेगेटिव गैप जो है वो मेंटेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर हम टाइम के हिसाब से देखें तो अगर नेक्स्ट डे की बात करें कि एक दिन बस, तो उसके लिए जो प्रूडेंशियल सीलिंग है वो कितना है 5%, यानी कि जो हमारा नेगेटिव गैप है कैश इनफ्लो आउटफ्लो का वो अगर एक दिन का है तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 7 दिन के अंदर में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से 14 दिन के केस में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 15 से 28 दिन के केस में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बेसल थर्ड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब देखो जो लिक्विडिटी रिस्क है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है बैंक के लिए उसको मैनेज करना, क्योंकि इसका बैंकों की रेपुटेशन के ऊपर और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसल थर्ड के अंदर कुछ लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी ताकि जो बैंक है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। पहली जो लिक्विडिटी रेशियो है उसका नाम है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ना ये यहाँ पर बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे जो बैंक्स है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को आसानी से फुलफिल कर पाए, इसके लिए इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को इंक्लूड किया गया था। और इस कवरेज से हमें ये पता लगता है कि किसी बैंक के पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे जो बैंक है उनके पास एक एडिक्वेट स्टॉक ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स का होना जरूरी है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए और किसी भी तरह के फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस से लड़ पाए और उसके जो शॉक अराइज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के अंदर क्या होता है, जो हमारी बैंक्स होती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है कि हम ये इंश्योर करते हैं इस रेशियो की हेल्प से कि बैंकों के पास स्टेबल फंडिंग सोर्सेस हों, यानी कि ऐसे सोर्सेस से बैंक फंड रेज करे जो कि स्टेबल होने चाहिए, ज्यादा उसमें चेंजेस ना आए, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को आसानी से फुलफिल कर पाए। तो जितने भी शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग होती है उनको इस रेशियो के अंदर लिमिट किया जाता है, यानी कि कोशिश की जाती है कि बैंक यहां से ज्यादा बोरोविंग ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिस्क है वो क्या है, हमारे यहाँ पर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बेसिकली कब अराइज होता है, जब हमारा जो बॉर्वर है वो टाइम पर लोन का पैसा बैंक को वापस नहीं करता या फिर टोटली डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि पैसा वापस करता ही नहीं है। और ज्यादातर जो बैंक है वो यहाँ पर इसी रिस्क को जो है वो फेस करते हैं और इनको ट्रैक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब क्रेडिट रिस्क की मेजरमेंट कैसे की जाती है, तो आप क्रेडिट रेटिंग का यूज कर सकते हो। क्रेडिट रेटिंग के अंदर आप क्या करते हो, सिंपली जो भी क्रेडिट रिस्क आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, उसकी रेटिंग चेक कर लो कि अगर आपने किसी बॉर्वर को लोन देना है तो आप देख लो कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसको कितनी क्रेडिट स्कोर मिला हुआ है। या फिर आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हो तो आप देख लो उसको क्रेडिट रेटिंग कितनी मिली हुई है, जिससे आप उसका क्रेडिट वर्थिनेस का पता लगा सकते हो और क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी रेशियो है इम्पेयर्ड लोन्स टू टोटल लोन्स वो कैलकुलेट कर सकते हो। इम्पेयर्ड लोन का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि डिफॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि जो बॉर्बर है उन्होंने पैसा बैंक को नहीं देना है, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, यानी और वो फ्यूचर में बैंक को पैसा वापस नहीं कर सकते। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि ऐसी एसेट्स ऐसे लोन्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, पैसा बैंकों का डूब चुका है। तो टोटल लोन कितना है उसके कंपैरिजन में एस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितनी है वो आप कैलकुलेट कर लो, आपको क्रेडिट रिस्क पता लग जाएगा कि बैंक कितना क्रेडिट रिस्क ले रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क है वो है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क कब अराइज होता है, जब हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है, इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते और हमारे जो
हमारे जो बैंक है उसको यहाँ पर लॉस जो है हो सकता है। कुछ इंटरनल फ्रॉड के अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो यहाँ पर थेफ्ट हो गया, है ना। अगर हम कुछ एक्सटर्नल फ्रॉड सॉरी इंटरनल फ्रॉड के अंदर हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग आ जाती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स आ जाती है, एक्सटर्नल फ्रॉड के अंदर हमारे थेफ्ट आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना काफी मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू मार्केट और क्रेडिट रिस्क, तो इसको ध्यान से यहाँ पर मेजर करना जरूरी होता है। हमारी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज से आसानी से इसको मेजर कर सकती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इसकी मेजरमेंट है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप भी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।